था कि वकील और जज चचा भतीजे, और ये अगर न रहते तो आज न विवाद होता और न मुकदमेबाजी होती, सब लोग जनता बड़े शांत से रहते। तो वकील और जजों को तो उन्होंने चचा भतीजा कह के गांधी जी अपना पूरी स्वराज किताब में उस समय न्याय। चंद्रभूषण पांडे जी जज से लेकर के वकील और आम आदमी की आवाज़ तक बिल्कुल अलग तरीके से पेश करने की महारत रखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के बाद लेकर के पूरे देश की न्यायपालिका पर जिस तरीके से आग लगी है, नोट को लेकर के, न्यायपालिका के चरित्र को लेकर के, वकीलों के हुड़दंग को लेकर के, आपको कैसा लगता है ये? देखिए, ये जो मामला है ना, ये इतना गंभीर रूप ले लिया है क्योंकि अभी तक आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ कि न्यायपालिका का ऐसा कोई मुद्दा नहीं था, खास करके जजेस के आचरण के बारे में, जिसकी चर्चा गांव-गांव गली-गली में हो रही है। क्योंकि कोई ऐसा प्रमाणिक घटना नहीं घटी थी कि लोगों को ये तो आरोप रखते थे कि इन्होंने बेईमानी की है, जजमेंट बेईमानी की है, चाहे न्यायालय ने नियमों के हिसाब के अनुरूप फैसला नहीं दिया है, चाहे उन्होंने कहीं पक्षपात किया है। लेकिन ये पहली घटना है इस 75 साल बाद, जब से ये व्यवस्था भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू हुई है, जिसमें कि एक जज के यहाँ इतना रुपया मिलना, और वो भी उनके सरकारी आवास से, लोग बिल्कुल अचंभित हैं। बल्कि ये समस्या आपको क्वांटिटी को लेकर के, संख्या को देख करके देख रहे हैं, इसके पहले खूब हो सकता है रखे देंगे आप मेरा तो ये मानना है कि आप किसी के भी घर से, बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, अगर आप छापा मारिए तो उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए मिल ही जाएंगे। लेकिन ये जज के आवाज से इतना रुपया बरामद होना, लोगों को बिल्कुल एकदम विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं विश्वास हो रहा है कि नेताओं के घर से मिल जाए तो मानते हैं नेता भ्रष्ट हैं, अधिकारियों के घर से मिल जाए मानते हैं। कई बार अधिकारियों के यहाँ से बरामद हुए हैं, पहली घटना नहीं है। एक कहावत है, ऑस्ट्रिच बिहेवियर। जब संकट आता है तो शुतुरमुर्ग बालू में चेहरा घुसेड़ लेता है, इस शक में कि दुनिया उसके नहीं देख पा रहे हैं तो वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। आप भी ऑस्ट्रिच बिहेवियर कर रहे हैं। क्या आपको नहीं जानकारी है कि आज से 35 साल पहले जब आप जज हो चुके थे, उस समय DS वाजपेयी हुआ करते थे, उनके बारे में सामान्य तौर पे कहा जाता था कि 500 रुपये देते हैं। राजेश राकेश शर्मा थे, उनके बारे में अच्छी खासी को दोषी जेल जा चुके हैं। ऐसे शुक्ला जिस तरीके से उन्होंने खाली होकर के 3 विवाह कर लिया, वो अलग मुद्दा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो जज होने के बाद उनके लड़के इस समय खरबों रुपए का साम्राज्य संभालते हैं। मैं उसको विवाद ही नहीं कर रहा हूँ, ये कहता रहा हूँ, वहीं से मैंने शुरू किया कि अभी तक जो भी था कि उनके न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा होती थी, लोग कहते थे उनके कि ये फैसला लिया, उनके लड़के घूस ले रहे हैं, उनके लड़के जज बन रहे हैं, मतलब तमाम भ्रष्टाचार की बातें होती थी। घर में कम नहीं, घर कम नहीं, नोट घर से बरामद होना ये अपने आप में पहली घटना है जज के यहाँ से। बाकी अधिकारियों के तो बहुत बरामद हुए हैं, कितने IAS अधिकारियों के छापा पड़े हैं और बरामद हुए हैं। सिटिंग जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से इस तरह का रुपया बरामद किए, पहली घटना है। क्या जजों को पैसा लेते समय घर में नहीं रखना चाहिए, कहीं और कर देना चाहिए, या वो करते हैं? नहीं, ये अब उन्होंने तो सबसे बड़ी बात है कि जज साहब ने मना कर दिया कि हमने नहीं दिया। लेकिन जज साहब के यहाँ से बरामद हुआ तो इतना आसान नहीं है कह देना कि ये जाके मेरे यहाँ ये रुपया ये मेरा नहीं है, तो ये तो कोई नहीं मानेगा। नहीं, मैं मानूंगा। उसकी वजह है कि हमने गोमती नगर में एक अपना प्लाट बेचा, जिसमें तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा मुझे ब्लैक मिले। ब्लैक के बिना कोई हमें ज़रूरत थी, मुझे बेटियों की शादी करनी थी, मैंने उसको बेचा। वो पैसा मुझे लेना था ही, लेकिन उसके लिए मैं पागल हो गया था कि मैं इतना पैसा जीवन में कभी देखा नहीं था, मैंने इतना पैसा कैश। ये भी तो हो सकता है कि यशवंत वर्मा के घर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, ये उनका ब्लैक मनी आया हो, पहली बार। दूसरा प्रश्न है, ये भी तो हो सकता है कि उनका जो बेंच सेक्रेटरी है, या उसका चपरासी है, या उसके जो भी स्टाफ है, वो कार से लेकर के गया हो और बाहर नोट ला करके उन्हें आउट और हाउस में डल दिया हो। क्या ये नहीं हो सकता? पहली बात जो आपने कहा कि हमने रखा, तो आप तो मान रहे हैं ना कि मैंने प्रॉपर्टी बेचा था। ये जरूरी नहीं है, ला करके मेरे घर में भी आप रख सकते हैं। नहीं, पहला बात जो आपने कहा कि मैंने इतना रुपया नहीं देखा था, ला घर में रखा, तो जैसा कहें ना, जैसा कहें कि ये पैसा मैंने प्रॉपर्टी बेची है, उससे ले आके रखा था। नहीं, कुछ दूसरा बात जैसा भी कह देते हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी ने रखा है,
या कोई भी कहे तो वो सीधे ये कि कह नहीं। रहा है कि ये इस रुपये से मुझसे कोई मतलब नहीं है, हाँ। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं हूँ कि कहाँ से कहाँ है। तो अब ये है कि अब इसीलिए पहला तो देखिए, कोई चीज़ किसी घर से बरामद होती है तो लॉ का भी सिद्धांत है कि प्राइमा फेसी यही माना जाता है कि उनके घर से बरामद हुई तो उन्हीं का ही है। बाद में अपने कोई डिफेंस में आप पेश कर सकते हैं कि मेरा ये हमारा पैसा नहीं है, दूसरे का पैसा है, या कि जो भी परिस्थितियों पर, लेकिन प्राइमा फेसी प्रेजम्पशन ये होता है कि आपके घर से बरामद हुआ, क्योंकि उससे एविडेंस एक्ट लॉ है कि आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में तो आप ही को पता है ना, तो आप ही बताएंगे, तो उनको बताना पड़ेगा। इन्होंने तो पता कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं आए, हम खारिज नहीं कर सकते चीज़ों हाँ, तो उन्होंने सब मना कर को। ये दिया। घटना उनके घर पे ही हुई। हाँ, घटना। लेकिन इसके साथ एक और बताऊं आपको, ये करीब 32 साल की बात है। पार्क रोड में राजनाथ सिंह जब एमएलसी हुआ करते थे, उनका एक मकान हुआ करता था, फ्लैट दूसरे नंबर पर था हुआ था। तो वहाँ पर दिल्ली में एमएलए एमपी हो गए, फ्लैट रखा हुआ था, उसमें गांव के कुछ लोग चकिया के आए थे, वो लड़का लड़की थे, वो रहे उस पर, अगले दिन उस पर रेप का आरोप लग गया था। तो उसके लिए राजनाथ सिंह दोषी तो नहीं हो सकता? नहीं, हम कहना नहीं, कोई दोषी नहीं होगा, लेकिन प्राइमा फेसी तो माना जाएगा ना। हाँ। कि आपके घर कोई भी घटना हुई तो आप उसके जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। तो वो उसके बाद आप अपने सबूत हाँ, से साबित कर ये दीजिए। हिस्सा बनता है। हाँ, अपने सबूत से साबित कर दिए कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं, ये है। इन्होंने तो पहली बार मना कर दिया। और एक बात मैं यहाँ को बताऊँ, इस घटना में शायद ये तथ्य बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया, मीडिया में नहीं आया। जी ये घटना 14 की है। जी बिल्कुल। हाँ, और 18 नहीं 20 को शायद है, 20 को इस घटना का। ये बताइए कि उनके घर से इतना बड़ा नोट बरामद हुआ और दूसरे का नोट था, और तो उनको बताने में ये कई मिनट लगेगा कि साहब ये कुछ लोगों ने नोट में हमारे घर में कुछ नोट प्लांट कर दिया, खुद उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। अब वो ये कहें कि मैं तो शिमला में था या कहीं बाहर थे, जहाँ भी थे, तो उनको पता नहीं, जब घर पता आया तब पता लगा। ये बताइए, अपराध किया हो चाहे नहीं, तो उसमें संलिप्तता जरूर है। नहीं, आज के दिन में आपके घर में कोई घटना, आग लग जाए और आप कोई सुप्रीम कोर्ट जज हैं, कोई छोटे मोटे आदमी भी नहीं है, तो उनको 10 दिन तक, 8 दिन तक पता ही नहीं लगेगा, 6 दिन तक, कि हमारे घर में आग लगी है। क्या ये विश्वसनीय है क्या? तो ये सारे विश्वसनीय बातें बिल्कुल नहीं है। इन्हीं सब बातों को देख के पूरे देश की जनता ने पहली बार न्यायपालिका पर टोटल एक तरह से, पूरी तरह से अविश्वास उनका हो गया कि ये लोग भी हमाम के जो नहीं कहता कि हर दाल साग पर उल्लू बैठे हैं, तो वही वाली स्थिति इन्होंने न्यायपालिका की बना दी। अब न्यायपालिका को इस विश्वास को हासिल करने में मैं समझता हूँ कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और मैंने तो देखिए, मैंने तो आप 87 में जज के रहते हुए 40 साल किताब लिखा, उसी समय बता दिया और पूरा कि ये न्यायपालिका में किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको ठीक करिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको गाली देगी, आपको लांछित पीढ़ी के रूप में याद करेगी। ये किताब लिखी हुई बात है। ये बात लिखने के नाते मुझे कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा, सालों तक मेरी लगा कि मैं डिसमिस कर दिया जाए, इनको जेल भेजा जाए, हमारे खिलाफ आंदोलन, हड़ताल, हमारी पोस्टिंग नहीं दी गई हमको, अरे मतलब उसके एक लंबी कहानी है। भयावह स्थिति थी। हाँ, भयावह स्थिति मेरे खिलाफ हुई। केवल मैंने यही कहा था ना कि अभी भी समय है सुधारी। अगर 1887 से न्यायपालिका में सुधार की गति शुरू हुई होती तो आज शायद ये दिन नहीं निकलने पड़ते। देखिए, हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं। मजिस्ट्रेट क्या मिल जाए तभी वो रेक्टिफाइड हो सकता है, हाई कोर्ट जज क्या मिल जाए तभी रेक्टिफाई हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज के हाथ से अगर मिलता है, इस तरह के आचरण उसका है, तो वो तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता ना। पार्लियामेंट के पास कोई पावर, सिर्फ पावर है कि उनको निकाल वाला नौकरी करे, और किसी भी अथॉरिटी को पावर नहीं है कि उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। पार्लियामेंट में आप जानते हैं कि कोई भी इम्पीचमेंट आज तक हुआ नहीं है। क्यों नहीं होता है कि पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टियों के भी हिसाब से कोई भी जज का मामला आता है तो वो अपनी जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, इलाके के नाम पर बढ़ जाते हैं, और इम्पीचमेंट का जो शुरुआती है वहीं ख़त्म हो जाता है। मोशन कभी पार्लियामेंट के सामने डिसीजन पर गया ही नहीं। तो ये तो सब जान गया है कि ये जो जजों को पार्लियामेंट से निकालने की जो व्यवस्था है, ये बिल्कुल एक तरह से बेकार व्यवस्था है। कई बार ट्राई हुआ, 86 से कोशिश हो रही है, 1986 से इस पर कोशिश हो रही है, 5-6 बार ये मैटर गया, लेकिन ये आपको क्लियर नहीं होगा कि ये व्यवस्था से जजेस के कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो जब उस व्यवस्था का रिडेंडेंस, उस प्रोविजन का जजेस के निकालने की ये व्यवस्था बिल्कुल साबित हो गया कि ये इस प्राविधान के, संविधान के इस प्राविधान से ये नहीं हो सकता, तो क्यों उसको बनाए हुए हैं? उसकी जगह कुछ और लाइए। हम ही नहीं कर रहे हैं कि जजेस को स्वतंत्रता ले लेना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ तो कंट्रोल उनको बनाना चाहिए था। अब इसी मामले में अब प्राइमा फेसी बरामद हुआ तो एक FIR तो दर्ज हो जाना चाहिए था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके नाम से नहीं आप एफआईआर होना चाहिए था कि जज साहब के यहाँ से इतना धन बरामद हुआ, इसको सीबीआई की जांच किया जाए। सीबीआई जांच करती और ये मामला देखती कि जज तो ये तो क्रिमिनल मैटर है ना, रिकवरी मनी का रिकवरी और कोई कहे कि हमसे मतलब नहीं, हम जानते नहीं हैं, तो उसको तो क्रिमिनल मैटर हो गया ना, ऑफेंस हो गया कि अनक्लेम मनी हो, मान लीजिए अनक्लेम मनी हो, इसको मानिए आप अनक्लेम मनी, तभी जांच होती है, पुलिस जांच करती है कि भाई अनक्लेम मनी है तो किसका नेक्सस है इसके साथ, कौन अपराधी है, कहाँ से लाया है, कहाँ चोरी का पैसा है कि डकैती का पैसा है, ये तो कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही तो करेगी। मान लीजिए अनक्लेम मनी तो हो सकता है कोई चोरी ला के उनकी, जैसे आपने शुरुआती में होगा कि उनका पीएस दाखिल कर सकता है, चपरासी रख सकता है, तो चपरासी को किसी ने दिया हो, उनके पीएस को दिया हो, उनके नौकरों को दिया हो, तो ये पता के नेक्सस तो पता लगता है। लेकिन पता करने के पहले आपने हुड़दंग करना शुरू कर दिया, हड़ताल करेंगे, नाराबाजी करेंगे, ये क्या है? ये आपका क्षेत्र है? देखिए वकीलों का जज से कोई लेना देना नहीं जी, जज से कोई लेना देना वकीलों का नहीं। अच्छा। वकीलों का कंसर्न है कि जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन बचेगा कि नहीं बचेगा, केवल आप ही की है बस, बाकी और सबकी जिम्मेदारी नहीं। जजेस ने तो जिसकी जिम्मेदारी थी उन्होंने तो कुछ किया नहीं, जी जी उनकी भी जिम्मेदारी थी, वकील की भी जिम्मेदारी थी, जी जी। जज साहब तो लोग कुछ किए नहीं, 1 हफ्ता तक। लेकिन आप क्या करते हैं वो तो सड़क पे दिखाई पड़ता है, क्या और कहाँ करें, इसलिए वो और क्या करें। अब दूसरी बात, ये कौन सा व्यवस्था है, जिस जज को आपने इलाहाबाद से टॉम बॉय की तरह से उसको जो आपने अब दिल्ली बुलाया, किसी कृपा से गए हुए ना, अपने से चले नहीं जाएगा, वो सारे जज जाना चाहते हैं, तो किसी भी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज की कृपा से गए होंगे, अब वो कृपा, अब वो उन्होंने गलती कर दी तो फिर यहाँ क्यों भेज रहे हैं आप, अब उन्हें गलती कर दी तो फिर यहाँ भेजेंगे। अब वहाँ के दिल्ली हाई कोर्ट को साफ सुथरा करने के लिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजिए कि हरदला हाई कोर्ट गंदा हाई कोर्ट है। पांडे जी, केवल आपका ही ठेका नहीं है, न्याय व्यवस्था भी होती है, प्रक्रिया होती है किसी भी चीज का फैसला करने की। वकील के तौर पे आप बेहतर समझ सकते हैं, एक जज की तरीके से आप बहुत करीब से देख चुके हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस स्तर पे विरोध करने का मतलब होता है कोई? हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये खाली दिखाना कि ये जो कदम आपका है, एक यहाँ कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको हटा के दूसरे जगह भ्रष्टाचार करिए, जगह भेजिए, जहाँ कहीं भेजिए। एक भ्रष्ट आदमी को एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी आदमी को जो भ्रष्ट है उसको आप इम्पोर्टेंट पद पर नहीं रखेंगे। ये बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, टेंटेड आदमी को आप अच्छे पद पर नहीं रखें। तो जब टेंटेड हो गए वो, तभी ना उनको आपके खिलाफ जांच करके आपने, सुप्रीम कोर्ट ने तो दिखा दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने नोट भी दिखा दिया और इसके खिलाफ इंक्वायरी भी शुरू कर दी, तो प्राइमा फेजी सुप्रीम कोर्ट ने उनको टेंटेड मान लिया ना। जब टेंटेड मान लिया तो फिर आप वहाँ क्यों भेज रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में? अपने यहाँ रखिए, या उनको एलिवेट कर दिए, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर दिए कि हमारे साथ रहेंगे तो कुछ ठीक काम करेंगे। कौन रोक रहा है आपको? पंडित जी, आप 77 में जुडिशरी में आए थे, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि पेशकार 10-10, 5-5 रुपए में, जब उस समय शायद 4 आना या 8 आना लेता था, भ्रष्टाचार की बहुत करीब से आप देख चुके हैं, तो उसमें आज यशवंत वर्मा का ये जो घटना हुई है उसमें आश्चर्य क्या है? हम तो ये कहेंगे कि जो मैंने 87 में देखा था इतने सालों पहले, वो उसकी सबकी अब पुष्टि हो गई, हर चीज़ की पुष्टि, साक्ष्य की, उसमें साक्ष्य नहीं दिया था मैंने, अब हर चीज़ की साक्ष्य के द्वारा, जो कुछ मैंने लिखा था उसके साक्ष्य के द्वारा पुष्टि हो गई। चरित्र गिरता जा रहा है जजेस का और वकीलों का, गाली दी जा रही है कोलेजियम की, ये क्या है? चरित्र तो सबका गिर गया है, जज, वकील, नेता, मैं अभी नहीं, सभी का, सभी। मैं अब सवाल यह है कि सभी का गिर गया, लेकिन आपको कि तो आप इस सिस्टम को खत्म कर दीजिए, स्क्रैप कर दीजिए। क्या हो सकता है? तो वही तो गलत, अब स्क्रैप करने की ताकत तो अभी किसी में है नहीं। तो जब स्क्रैप करने की ताकत नहीं है तो जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम आवाज़ तो उठेगा ना, जिसकी जो क्षमता उठाएगा, नहीं क्षमता, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं ना कि एक दिन समय आएगा कि आवाज़ उठाने वाले लोगों की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अभी तो जो गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की थोड़ी बहुत विश्वसनीयता बची हुई है कि भाई ये लोग आवाज़ उठाए तो कुछ होगा। उसके बाद ये मान लेंगे लोग कि आपको जो आवाज़ उठाने वाले हैं इनकी ये भी वही हैं, और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो भी वही है। तो जनता बिल्कुल वो किसी को भरोसा नहीं करेगी, फिर तो उसके प्रति तो उसका निराकरण करेगी। आपको लगता है कि सभी जनता आपके ऊपर विश्वास करती है? बिल्कुल नहीं करती। ये तो गांधी जी ने, आप जानते हैं, स्वराज किताब लिखा था 1905 में, याद दिलाता है आपको। उन्होंने लिखा था कि वकील और जज चचा भतीजे,
और ये अगर न रहते तो आज न विवाद होता और न मुकदमेबाजी होती, सब लोग जनता बड़े शांत से रहते। तो वकील और जजों को तो उन्होंने चचा भतीजा कह के गांधी जी अपना पूरी स्वराज किताब में उस समय न्याय तो व्यवस्था। क्या इस तरह देखा जाए गांधी जी के उन निर्देशों के वाले गांधी जी इनकी फोटो लग गई है, उसको अग्नि में समर्पित कर दिया गया है, समर्पयामी कर दिया गया। हाँ, तो वही बात 1905 में लिखा था जब देश आजाद नहीं था। तो वही जो गांधी जी वाला है, तो जो आपने सवाल पूछा ये बात सही है कि वकील और जज भी चचे भतीजे हैं। तो लेकिन चचा भतीजा भी कभी कभी जो है चचा भतीजे पर हमला कर देता है, भतीजा चाचा पर हमला करता है। अच्छा, क्योंकि उसके पीछे संस्था को बचाने का। आपने बताया कि बहुत भयावह स्थिति है, उस चीज को बदलना पड़ेगा, यानी हम लोग अंधकूप में एक ब्लैक होल की ओर बढ़ रहे हैं। डर लग रहा है आपको? देखिए, डर तो नहीं लगता, उसके लिए विकल्प है। आप सिस्टम ये जो सिस्टम हम चला रहे हैं, ये तो मानेंगे ना कि ये सिस्टम हमारा नहीं है। ये सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश की न्यायपालिका का सिस्टम है। हमारा सिस्टम बिल्कुल नहीं है, हमारे न्याय की व्यवस्था थी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो मनुस्मृति है, उसको लेके और गाली होती। नहीं, मनुस्मृति में भी न्याय व्यवस्था नहीं। मनुस्मृति तो आप कह सकते हैं कि आईपीसी है, वो आईपीसी हुआ ना, तो लेकिन उससे भी बढ़कर है। आईपीसी के अलावा मनुष्य के आचरण पर भी बहुत मनुस्मृति में बहुत कुछ चीजें हैं। तो उस समय की परिस्थितियों में क्या दंड देना चाहिए, क्या मनुष्य का आचरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन्होंने एक बनाया। तो वो कोई ऐसा तो ही ना कि मनुस्मृति एक ही मनुस्मृति थी, उसमें कोई संशोधन ही नहीं हुआ। कि पहले तो यही सवाल है कि कौन सी मनुस्मृति है जिस पर कि यह विरोध होता है। भाई जैसे आईपीसी में हजारों सैकड़ों संशोधन हुए कि नहीं हुए, संविधान में संशोधन हुए कि नहीं हुए, उसी तरह ये कभी एक मनुस्मृति बनी होगी, फिर संशोधन हुआ होगा, फिर संशोधन हुआ होगा, सैकड़ों संशोधन हुए होंगे। तो वो तो एक जो चीज़ सामने नहीं हो, वो तो उसका बहस ही बिल्कुल फालतू है। समझिए, वो लोग केवल राजनीतिक एजेंडे के लिए बहस की जाती है, उसके पीछे कोई अंदर है। क्योंकि वो एक कानून था जिस कानून के लिए उस समय चल रहा था, पता नहीं कब चला था, कम से कम 1000 साल पहले का कानून था ना। मुगलों ने तो उसको चलाया नहीं, अंग्रेजों ने उसको चलाया नहीं, तो 1000 साल पहले के कानून पर आप बहस कर रहे हैं। जबकि चल क्या रहा है हमारे देश में अंग्रेजों का कानून, और उसके बाद वही अंग्रेजों का कानून जुडिशरी में हमारे आज़ादी के बाद भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर हमको बहस करना है तो हमको अंग्रेजों के समय से लेके आज तक का बहस करना है, क्योंकि अंग्रेजों वाला ये पूरा जुडिशियल सिस्टम हमने अडॉप्ट किया और आज़ादी के बाद है। तो हमारा तो कोई आज़ादी के बाद से हमें एक न्यायपालिका के बारे में नए ढंग से सोचना चाहिए था। और नए ढंग से सोचने के लिए हमारा जो प्रिमिटिव सिस्टम था, ये गांव के स्तर पर न्यायपालिका थी, ये हर लेवल पर न्यायपालिका का सिस्टम था कि कैसे विवाद खत्म किया जाए, कैसे समझौता कराया जाए, ये सब सिस्टम पर तो हमने काम ही नहीं, हुआ ही नहीं है। तो अब वो सारी अपने सिस्टम हमने विकसित नहीं किया और ओढ़े हुए सिस्टम का आ रहा है। तो ओढ़ा हुआ सिस्टम चलता अच्छा, लेकिन ओढ़े हुए सिस्टम में आचरण बहुत हाई क्वालिटी का होना चाहिए, और हाई क्वालिटी का आचरण था। एक मैं बात आपको बताऊं कि हम लोग जब 77 में मैं जज हुआ, तो उस समय शायद ही कोई जज के बारे में कहा जाता था कि भ्रष्टाचार करता हूँ, शायद ही एक दो इक्के दुक्के थे। लेकिन धीरे धीरे मैं तो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, समझ लीजिए, आपको बताऊँ, वर्किंग प्रेसिडेंट। ये बात हम लोगों ने उठाया कि साहब इसलिए भ्रष्टाचार न्यायपालिका में अब आ रहा है कि उन लोगों की तनख्वाह बहुत कम है। तो जानते हैं उस समय तनख्वाह जितने जजेस की थी उससे 4 गुना तनख्वाह बाद में हम लोग के प्रयासों से बढ़ गया। लेकिन बाद में एक मैंने सेमिनार में कहा कि साहब हमने इन लोगों के सारे जज लोगों की तनख्वाह बढ़वाया, इनको टेलीफोन दिलवाया, इनको कार दिलवाया, इनको सारी सुविधा मैंने एज ए प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया जज के लिए करते, यूपी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे हम, ये हम लोगों ने करवाया। लेकिन अब इससे के बाद भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है। तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार सुविधा की कमी के नाते नहीं हो रहा, उस मानसिकता के कारण हो रहा है जो कि समाज में विकसित हो रही है। अब ये समाज की मानसिकता को ठीक करना जरूरी है, सुविधा से कोई संबंध नहीं है। हम लोग कोई सुविधा नहीं थी फिर भी भ्रष्ट नहीं थे, हमारे जैसे हम ही नहीं, हमारे जैसे तमाम जज थे। हम तो कह रहे 99% जज थे, 2-4 भ्रष्ट, 1-2 हो, लेकिन रीजनेबल थे। लेकिन अब इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। अब कितनी संख्या है इसका तो डाटा नहीं है, लेकिन करीब करीब जब हर आदमी चर्चा कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है ये भ्रष्ट लोगों की। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो बढ़ी है, तो उसमें आप उसको कि तो सिस्टम का दोष है या मानसिकता का दोष है। और मैं समझता हूँ सिस्टम का भी दोष है, मानसिकता का दोष। अगर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को आपको खत्म करना है
तो सिस्टम भी बदलना पड़ेगा और मानसिकता भी ऐसा बिल्कुल बदलना सही। पड़ेगा। लेकिन जब भी वकील बातचीत करता है तो जज को गाली देने की बात करता है, खुद कितना भ्रष्ट है इस पर बातचीत नहीं करता। ये वकील समुदाय है जो अमेंडमेंट एक्ट पर बातचीत तो करता है, बहुत हल्ला करता है, हड़ताल करता है, लेकिन जो सन 1960-61 का जो एडवोकेट एक्ट है उस पर उसका पालन ही नहीं करता। तो ये चरित्र आपका है। देखिए, ये दिक्कत एक पूरे देश की है। आप पल्ला झाड़ रहे हैं, आप बहस का जवाब दे रहे हैं या पल्ला झाड़ रहे हैं? नहीं, नहीं जा रहा। फिर मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। गांधी जी हमेशा कहते थे कि ये अधिकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वास्तव में होता है कर्तव्य, और कर्तव्य जब करेंगे तो अधिकार स्वतः आ जाता है। ये देश में एक फैशन चल गया कि मैं अधिकार छीना जाता, नहीं कहते हैं अधिकार छीन के देता है। सबको अधिकार की बड़ी चिंता है, लेकिन किसी को अपने कर्तव्य का कोई रंच मात्र भी चिंता नहीं। अब आपने संविधान में कर्तव्यों का एक पूरा चैप्टर जोड़ा, लेकिन कहीं भी उस कर्तव्यों के जो है, कहीं आपने चर्चा सुना है कि संविधान में एक अनुच्छेद 51A जोड़ के कर्तव्यों के बारे में बताया गया कि ये कर्तव्य है नागरिकों का? कहीं कहीं आप चर्चा भी सुनते हैं कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए, या कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई जज, कोई वकील, कोई व्यापारी, कोई पत्रकार उन कर्तव्यों के बारे में जानता भी है और उसको पालन करता है। तो आखिर में ये सारी चीज़ें, आखिर में संविधान में इतना महत्वपूर्ण चीज़ डाला आपने कि भाई देश केवल अधिकार तो नहीं चलेगा, कर्तव्य चाहिए। अगर वो कर्तव्य हर क्षेत्र में आप लागू करते, उसको थोड़ा दंडनीय भी बनाते, या उसके अगर न पालने वालों को कि हमारे यहाँ कर्तव्य नहीं पालन किए जाते थे तो कुछ न कुछ दंड थे। अब ये संविधान में कौन सा आपने कर्तव्य डाला कि अगर कर्तव्य नहीं पालन करिए तो कुछ होगा ही नहीं? तो हमारे यहाँ तो कर्तव्य का पालन होता था, हर व्यक्ति का कोई न कोई कर्तव्य था। जिस अनुपात बताइए, भ्रष्ट कौन है, जज या वकील? बेहतर कौन है? आप सवाल सकते, बेहतर कौन है? नहीं, भ्रष्ट अपने स्तर पर। देखिए, अभी भी जज उस स्तर पर भ्रष्ट नहीं है, इतना तो कहूँगा। इन्हें गिने या कुछ परसेंटेज है। वकीलों के मामले में वकील अपने क्लाइंट से भ्रष्ट नहीं है, लेकिन अब धन के अभाव में बहुत सारे वकील हैं जो धन के अभाव में इस नाते वो लोग गलत काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जी नहीं, मैं आप वकील हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बताइए। मैं ओपन है, हमको दरअसल वकील हैं होने के तौर पर, जज के तौर पर नहीं बात कर रहा हूँ, जज के तौर, वकील के तौर पर आप सारी चीज़ें अपेक्षा चाहते हैं कि वादी आपके प्रति समर्पित रहे, गवाह आपके प्रति समर्पित रहे, लेकिन जब अपनी फंसने लगती है तो सबके हितों को लात मार देता है वकील बहुत निकृष्ट और नृशंस भूमिका पर आ चुका है। आपको एहसास नहीं होता है? मैं आपके इस बात पर हम पूर्णतः डिनाई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मेरा इसी सिस्टम में ऐसे भी वकील हैं जिनको आप नहीं कह सकते कि वो निकृष्ट हैं या अच्छे नहीं हैं। तत्काल क्या करना चाहिए? कोलेजियम को खत्म करना चाहिए, न्यायपालिका को? कोलेजियम से आप बताइए, कोलेजियम से नियुक्ति होता है ना, कोलेजियम तो उनके नियंत्रण में नहीं करता है ना कि कैसे आप काम करिए। तो केवल नियुक्ति के नाते बहुत सारे लोग हैं जो भ्रष्ट लोग हैं, नियुक्त होने के बाद अच्छे हो गए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नियुक्ति के बाद 10 साल, जैसे आपने कहा कि रिटायर होने के टाइम तक भ्रष्ट हो जाते हैं। ये तो मानसिक स्थिति है ना, कब उनकी मानसिक स्थिति। क्या करेंगे आपको अगर कहा जाए तो क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि देखिए, जुडिशरी को अगर ठीक करना है तो आप तो जजेस को ठोक ठका के नियुक्ति करिए। ठोक ठका के नियुक्ति करना मतलब कि चोरी से नियुक्ति मत करिए। पहले उसका पूरा जीवन का कंडक्ट राइट फ्रॉम वकालत से सब शुरू किया उसने, तो उससे जब जज नियुक्त करने जा रहे हैं तो एक तो पूरा कंडक्ट देखिए क्या है, किस तरह का वकील रहे हैं। तो अभी भी होता और तब नहीं होता, ये सब औपचारिक रूप में होता है। छिप गुप्त, जैसे हमें सिस्टम, जैसे उदाहरण के लिए हम नहीं जानते अमेरिका का सिस्टम कितना अच्छा है या बुरा है। वहाँ किसी जज को अगर अब नियुक्ति होती है तो वो मैटर देख लो, डिस्ट्रिक्ट जज तक तो वहाँ इलेक्शन होता है, जज का भी इलेक्शन करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज अपने, लेकिन उसके हायर सुप्रीम कोर्ट जैसे जज का अपॉइंट करना हो या टॉप पोस्ट पर, वो क्या करते हैं कि पहले उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका नाम भेजता है, जैसे यहाँ भी भेजता है। उसके बाद अंतिम अप्रूवल होता है सीनेट में। सीनेट का मतलब राज्यसभा होता है। अब सीनेट में जाके उस पर पूरी बहस होती है, पूरी मीडिया देश भर में बहस होती है कि इनके बारे में कि ये कंडक्ट इनका ऐसा था, इसमें उस कंपनी का काम करते थे, वो कंपनी भ्रष्ट थी, इनको जज नहीं बनाया जाता। मतलब पूरा उनका छानबीन करके इतना ज़्यादा बहस हो जाता है पहले कि जब उनकी नियुक्ति होती है तो उसके बाद, तो इसलिए अमेरिकन जजेज में वैचारिक रूप से तो अमेरिका के जजेज को आया है कि वो हटाया गया,
लेकिन भ्रष्टाचार में शायद कोई जज बहुत, हमको तो याद नहीं है कि अमेरिका का जज नहीं है। हमारा क्या है कि आप देखिए, कहने को सब, अब क्या है जज नियुक्ति, रिपोर्ट किससे मंगाएंगे? आईबी से मंगा लेंगे, आईबी ने रिपोर्ट दे दिया, चीफ जस्टिस से मंगा लेंगे रिपोर्ट, और उसके बाद अपने कॉलेज में बैठ के हाँ जज ठीक है। क्या पब्लिक के में कभी लार्ज लेवल पे बहस होती है कल और कि जैसे आपको मालूम होता है कि भाई आप बहुत सारे हाईकोर्ट के जज वकीलों को जानते हैं, वो जज अपॉइंट हो गए, आप जाने भ्रष्ट है, लेकिन अगर जब आपको कर क्या कोई उनके लिए उन पर बहस तो होगी नहीं, तो बहस होती तो बहुत सारे चीज़ें जो है वो निकल जाती कि ये किस लेवल के हैं। और जब उस लेवल के तो जज आता तो जब जो अगर कोई आदमी 50 साल तक वो उम्र तक अगर बेईमानी नहीं किया है एज ए वकील, तो माना जाएगा कि वो भ्रष्ट नहीं होगा। लेकिन आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, और कहीं किन्हीं कारणों से आपने उनके अच्छे परिवार के नाते उनकी योग्यता के, खाली योग्यता, देखिए हमारे यहाँ जज के लिए खाली योग्यता नहीं, योग्यता तो कोई भी जज के अंदर चाहिए क्षमता न्याय करने की। और अच्छा कोई भी आदमी अच्छा पढ़ा लिखा रहेगा, कचहरी में 50 साल वकालत करेगा 25 साल तक, तो कानून तो थोड़े बहुत आ ही जाएगा ना। इंटीग्रिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और इंटीग्रिटी पर हमारे यहाँ कम से कम बहुत एक निगलेक्टेड एरिया है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता कि कम से इस घटना के बाद हम लोग को जरूर सोचना चाहिए बहुत गंभीरता से इस पूरे सिस्टम को कैसे ठीक है। मेरा एक मामला है कि देखिए बहुत सारे मामले तो अब आपको गांव पर छोड़ देना चाहिए, एक विवाद का जो मुकदमे जितने हैं कि गांव स्तर पर उन्हें अपना तय करें, जो कि हमारी प्राचीन व्यवस्था थी। फिर और भी हमको दूसरा गोवा में है, हाँ गोवा में आप एक ईंटा भी घर के बाहर बढ़ा नहीं सकते। हाँ, ये सारे दो वहाँ दे दिए, बहुत सारे मामले हैं। दूसरा नियुक्ति के मामले में देखिए पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट मत करिए, अब बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, अब क्यों नहीं इम्पीचमेंट से हटाए जा रहे हैं? कि उसके कारण है कि राजनीतिक लोगों का वहाँ उन लोगों का अपने अपने जिन्होंने मान लीजिए उनको नियुक्त कराया है, जिसकी गवर्नमेंट ने जिसकी किसी न किसी रिकमेंडेशन से होती है, तो जिन्होंने उस जज को नियुक्त कराया है उस पार्टी के लोग उस पर लग जाते हैं उसको बचाने, इसीलिए इम्पीचमेंट नहीं हो पाता है। तो जब इम्पीचमेंट का डर ही नहीं रहेगा तो आप जज को डर ही नहीं कि मेरा आप क्या कर लेंगे, तो जो वो तो भ्रष्टाचार खत्म करेगा। अब देखिए इन्हीं के मामले में हम नहीं जानते हैं कि इनका अपना पैसा था क्या होगा। आखिर में ये तो समझा गया ना जिसने भी पैसा वहाँ रखा कि भाई हाई कोर्ट के जज का घर जो है बहुत सेफ है, यहाँ ना पुलिस आएगी ना कोई जांच वाली एजेंसी आएगी, तो यहाँ नोट रखने में कोई हर्ज नहीं किसी ने भी। ये अवधारणा क्यों आई कि हाई कोर्ट के जज जो है उसका कोई जा नहीं सकता है, हाई कोर्ट के यहाँ जज के यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो छू नहीं सकता। ये धारणा कितने पैदा की? ये धारणा नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के घर में भी कोई भी जा सकता है अगर भ्रष्टाचार है, राष्ट्रपति भी भ्रष्टाचार करता जा सकता है। तो हमारे यहाँ इस सिस्टम को क्यों नहीं आप इनकरेज करते कि चाहे हाउस ओवर भी कहा क्या कितना भी लोकतंत्र का ही माना, कितना कोई राजा तो है नहीं, कोई भी आदमी हो अगर वो गलत काम कर रहा है, मतलब रूल ऑफ लॉ का पालन नहीं कर रहा है, तो वो कानून से ऊपर तो है नहीं। तो ये कानून से ऊपर अगर ये रहता कि जज साहब को मालूम होता कि हमारे यहाँ भी पुलिस आ सकती है और कभी भी आ सकती है जांच के लिए चाहे पकड़ने के लिए, तो कभी ऐसा उनके यहाँ से नोट सिपाही भी उनका नहीं रखता, उनका नौकर भी वहाँ नहीं रखता। तो ये है चंद्रभूषण पांडे जी। फिलहाल बातचीत में ऐसा लगता है कि रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ता है सिवाय इसके कि इस नई व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए, जो कि हो पाना मुमकिन नहीं है। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर कि दूसरे स्थान पर दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती कुमार से इजाजत दीजिए।